तो आज का हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान यहाँ नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। इसे अपना काम खुद करने दो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। इससे पिछले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें कि है सम्मिश्र संख्या। तो पहले तो यही समझेंगे कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? R इक्वल टू आर क्या होती है? धरती के सारे नंबर बताए थे मैंने तुम्हें आम भाषा में। आम भाषा में धरती के सारे नंबर्स को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इर्रेशनल नंबर हो, वे सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, इनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। क्लियर है? और इर्रेशनल नंबर किनको कहेंगे? जैसे √2, √3, √5 और पाई, इस प्रकार से जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात? डिफरेंस क्या है? जैसे 10/3 है, 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3.333, ऐसे करके बार बार कटता ही जा रहा है, ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं होते या टर्मिनेट हो भी जाते हो, तो टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, ठीक है। टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। तो ये सारे नंबर्स किस में आएंगे? रेशनल नंबर में आएंगे। किस में आएंगे? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या में आएंगे, परिमेय संख्या में। क्लियर है बात? लेकिन अगर दशमलव के बाद, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, इस तरीके से आगे चलती रहती है। तो दशमलव के बाद नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, हर एक के बाद कोई नया नंबर आ रहा है। जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732, ऐसे चलता ही जाता है, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, नंबर नॉन रिपीटिंग है। कैसे नंबर है? नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे सभी नंबर जिनकी पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं होती, ये सारे नंबर मेरे क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। क्लियर है बात? अपरिमेय संख्या। और जब मैं इन सभी नंबर्स को कंबाइंड कर दूंगा तो बनेगा मेरा एक रियल नंबर, बनेगा वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? रियल नंबर, ठीक है। अब अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए, भाई हमने √2 पढ़ लिया, जैसे ये तो हमने इर्रेशनल में ले लिया, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर को हम कहेंगे काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है बात? इमेजिनरी नंबर अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करूंगा किससे? I से। I4 होता है आयोटा, I4 आयोटा, या फिर I4 इमेजिनरी नंबर। और I की वैल्यू होगी √(-1). क्या वैल्यू होगी? √(-1). I की वैल्यू होगी √(-1). इसी को मैं कहूंगा क्या? काल्पनिक संख्या कहूंगा, एक इमेजिनरी नंबर कहूंगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। और जब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या ये मिल जाए, तो एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जब मिल जाए तो वो बनाती है एक सम्मिश्र संख्या। क्या बनाती है? सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को हम डिनोट करेंगे Z से। किससे डिनोट करेंगे? Z से। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये चीज नोट कर लेना, √-2 काल्पनिक संख्या, जिसमें आयोटा I इक्वल टू होता है √-1 काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे मैंने सम्मिश्र संख्या आपको बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डिनोट करेंगे, जो हम A + IB की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, जिसमें A भी मेरा कोई रियल नंबर होगा और B भी मेरा कोई रियल नंबर होगा। और ऐसे सभी नंबर्स का सेट कहलाएगा मेरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहलाएगा?
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट बनाने के लिए क्या करना, समुच्चय बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये मंझला कोष्ठ लगा देना है, समुच्चय बन जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे z इक्वल टू a प्लस आई बी, ए भी रियल नंबर होगा और b भी रियल नंबर होगा। इस रियल नंबर के साथ में जब i की मल्टीप्लाई होगी तब वो काल्पनिक बनेगा। क्लियर है? इसको हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। क्या कहेंगे? वास्तविक भाग। और इसको हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। क्लियर है? तो सम्मिश्र संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्याओं से किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं, राइट? तो देखो i इक्वल टू क्या होगा, i इक्वल टू होता है रूट माइनस वन। क्या होता है? रूट माइनस वन। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो i स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन। आई की क्यूब कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई की क्यूब को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का मान होता है माइनस वन, तो आई की क्यूब हो जाएगी माइनस आई। क्या हो जाएगी? माइनस आई। आई की फोर, आई की फोर को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर भी माइनस वन, ये भी माइनस वन, तो कितनी हो जाएगी, प्लस का वन। तो ध्यान रखना है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करोगे तो माइनस वन मिलेगा और इमेजिनरी नंबर की पावर फोर करोगे तो प्लस का वन मिलेगा। ठीक है? तो जहां भी आपको इमेजिनरी नंबर में पावर फोर दिखे उसकी जगह पे क्या कर दोगे, वन रख दोगे। या फिर फोर का मल्टीपल दिखे, जैसे अगर मैं कहता हूं आई की पावर फाइव, तो आई की पावर फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूं आई की पावर फोर इंटू आई। इसकी वैल्यू तो वन हो गई, तो आई की पावर फाइव भी कितना बना, आई बना। और आई का मान कितना होता है, आई का मान होता है रूट माइनस वन। यानी कहने का मतलब है अब ये दोबारा से सेम वही वैल्यू आने लग गई। चार के बाद, चार की पावर के बाद जितनी भी पावर होगी सेम वैल्यू घूम फिर के वही आती रहेगी, राइट? आई की पावर सिक्स को देखो कितनी होगी, आई की पावर इसको मैं लिख सकता हूं फोर इंटू आई स्क्वायर। इसका मान वन, इसका मान माइनस वन, तो कितना हो गया आई की पावर सिक्स का मान, माइनस वन। ये वही मान है जो आई स्क्वायर का मान था। आई की पावर सेवन को मैं लिख सकता हूं आई की पावर फोर इंटू आई की पावर थ्री। आई की पावर फोर हो गया वन और आई की क्यूब कितना हो गया, माइनस आई। ये वही मान है जो आई की क्यूब का मान था। और आई की पावर एट, तो मैं करता हूं इसको मैं लिख सकता हूं आई की पावर फोर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। आपको पता है घातों की घातों में गुणा हो जाती है तो चार दूनी आठ ही होता है ये। ठीक है? आई की पावर फोर का मान वन होगा, वन का स्क्वायर वन ही होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इमेजिनरी संख्या की, इमेजिनरी नंबर की पावर चार है या चार का मल्टीपल है, चार का मल्टीपल मतलब जैसे चार, चार दूनी आठ, चार तिया बारह, चार चौक सोलह, अगर चार का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही वन होगी। कितनी होगी, वन होगी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है? अब इस पर सवाल कैसे आते हैं, जैसे एग्जाम्पल आई की पावर 24 की वैल्यू बताओ क्या होगी। आई की पावर 24 कितनी होगी, वन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई की पावर फोर की पावर सिक्स। पता ही हमें चार चिक्का 24 होती है, तो वन हो गया सीधा सीधा आंसर। वैसे 24 चार का मल्टीपल है तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो वन। ठीक है? अब और थोड़े से सवाल बनाते हैं, जैसे आई की पावर 24 प्लस आई की पावर 25 प्लस आई की पावर 26 प्लस आई की पावर 27, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये आज का पहला सवाल है, ये आज का दूसरा सवाल है। देखो कैसे, आई की पावर 24 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा क्या आई, यहाँ पे क्या बचेगा आई स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा आई की क्यूब। क्लियर है? अब मुझे बताओ वन से आई स्क्वायर कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस एक होता है। तो ये प्लस का एक है, ये माइनस का एक है, कट गया। आई की क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आई, और ये है प्लस का आई, कट गया। कितना आ गया, ये पूरा जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ कर लो, आंसर कितना आएगा,
0। तो ऐसे इमेजिनरी वैल्यू जिसमें 4 बार लगातार चीजें जुड़ रही है, 4 बार जुड़ रही है, आई की पावर 24, आई की पावर 25, आई की पावर 26, आई की पावर 27, आंख बंद करके इसका आंसर रख दो 0। क्लियर है? जैसे आई की पावर 32, आई की पावर 33, आई की पावर 34, आई की पावर 35, कितना आंसर होगा? 0 आंसर होगा। क्लियर है? लेकिन ये तब होगा जब 4 बार जुड़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो आपको दे दिया जाए a की पावर 23 प्लस आई की पावर 24, अब 2 ही बार दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं माइनस आई और इसको +1, तो आंसर कितना होगा? 1 माइनस आई। क्लियर है? कर लो नोटिस है। क्लियर है? नहीं है क्लियर? आई की पावर 23 को माइनस आई कैसे लिखा, सवाल ये है तुम्हारा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई की पावर 4 की पावर 5, 4 पंजे 20, कितनी और बच गई? 3 पावर और बच गई, तो ऐसे लिख दूं आई की पावर 4 की पावर 5 इंटू आई की पावर 3, इसका मान 1, ये बच्चा सिर्फ आई की पावर 3 और आई की पावर 3 होता है माइनस आई। बोलो क्लियर है सभी को? ये उतार लिया इधर से। अगला सवाल, आई की पावर 48 प्लस आई टू द पावर 49 अपॉन आई टू द पावर 72 प्लस आई टू द पावर 70, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? वन आया तुम्हारा आंसर, और बताओ बाकी। अब आपको अपनी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी फास्ट करनी है। सवाल को कैलकुलेट करने की जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है उसको फास्ट करोगे तो सवाल और जल्दी होगा। और कंपटीशन एग्जाम में यही चीज चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, राइट? क्या ये 4 का मल्टीपल है? 12 चौक 48, 4 का मल्टीपल है, जाहिर सी बात है इसका आंसर हो गया, ऊपर हो गया 1। ठीक है, अब मुझे बता 48 तक तो 1 हो ही जाएगा, सिर्फ आई बचेगा, तो इसका आंसर हो गया ऊपर आई 1 प्लस आई। क्लियर है? क्या ये 4 का मल्टीपल है? तो इसका भी आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। और इसका आंसर कितना हो गया? माइनस आई। आई स्क्वायर बचेगा। हाँ 17 चौका आई स्क्वायर बचेगा, आई स्क्वायर हो गया -1, तो ये तो 0। अरे ये 0 हो गया, नीचे 0 हो गया तो इन्फिनिटी बन गया। अगर नीचे 0 हो जाता है तो हम 0 से किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल करो। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं गए, अभी हम इमेजिनरी नंबर्स को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई टू द पावर 124, आई टू द पावर 125 प्लस आई टू द पावर 126। ध्यान देना, कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं पेपर में। मैंने आपको बताया कि जब 4 बार टर्म होती है तब 0 आता है, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने शायद इसका भी 0 बताया होगा। जब पेपर देते हैं ना तो वहां पे प्रेशर ऐसा रहता है, दिमाग ऐसे काम करेगा कि शायद इसका भी 0 होगा, जल्दबाजी में इसका आंसर 0 लगा देंगे। तो 0 तब होगा जब 4 टर्म दी होगी और क्रमागत रूप से पावर आगे बढ़ रही होगी।
ठीक है। यहाँ पावर तो क्रमागत रूप से ही आगे बढ़ रही है, लेकिन टर्म 4 नहीं है, टर्म 3 है। तो सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? 4 से भाग देंगे इसको, 4 से भाग देके जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर मान लेंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको पावर मान लेंगे। तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो आंसर आ गया इसका 1। इसको देखेंगे, जब यहाँ 1 बचा तो जाहिर सी बात है यहाँ आई बचेगा और यहाँ आई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आई स्क्वायर से 1 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? आई। यही आ रहा है सभी का। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बानी? हाँ, तब भी हो जाएगा। अगर आप i की पावर 124 कॉमन लेते हो तो 1 बचेगा, अंदर i बचेगा, अंदर i स्क्वायर बचेगा। यहाँ से कट गया, इसका कितना बच गया? सिर्फ i। इसका मान कितना हो गया? 1। तब भी कितना आएगा? i। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे अब। आई स्क्वायर की पावर 124 अपॉन आई क्यूब की पावर 73। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? और -1 की पावर कोई इवन पावर होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो ऊपर तो हो गया प्लस का 1 अपॉन आई की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आई होती है, माइनस आई की पावर 73। माइनस की पावर कोई ओड पावर होगी तो आंसर कितना होगा? माइनस ही आएगा। तो यहाँ तो हो गया 1 -1 लिख दूं ऊपर, और नीचे बचा i की पावर 73। अब i की पावर 73 को कैलकुलेट करो, 4 से डिवाइड करो 73 को, और रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, शेषफल बताओ कितना बचेगा। तो -1 अपॉन 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा। तो 1 अपॉन i आ गया। कितना आ गया? -1 अपॉन i। लेकिन इसको आगे भी सोल्व करेंगे हम। क्या मैं इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर हो जाएगा -i, नीचे हो जाएगा i स्क्वायर। कितना हो जाएगा? i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस। तो आंसर कितना होगा? i होगा। कितना होगा? i होगा। तो नोट करके एक बात लिखेंगे, नोट करके। पहली बात तो ये है 1 अपॉन आई बराबर होता है -i के, और दूसरी बात लिखेंगे कि -1 अपॉन आई बराबर होता है +i के। ये ट्रिक है अब सवालों में, जहां भी आपको 1 अपॉन आई दिखे सीधे -i रख देना, जहां पे -1 अपॉन आई दिखे +i रख देना। क्लियर है? अगला सवाल देखो, हर सवाल में कुछ ना कुछ बात पता चल रही है, ठीक है। कराने को मैं 2-1 सवाल करा के छोड़ देता कि ऐसे ही कर लेना, लेकिन हर सवाल में कुछ नई नई बात आ रही है निकल के। अगला सवाल, i की पावर 32 अपॉन i की पावर 33। बताओ आंसर कितना होगा? बिना अब तो देखते ही बता दो आंसर। 1/i को क्या लिख सकता हूं? क्या सभी सहमत हो इस आंसर से? +i। +i
माइनस आई सही है या प्लस आई सही है? माइनस आई सही है। आई की पावर 32 से एक पावर तक छोड़ दो, एक ही तो पावर बचेगी यहाँ पे, 1/i बचेगी। 1/i को मैं माइनस आई लिख सकता हूँ, क्या कोनो दिक्कत है इस बात में? या ऊपर ले जाओ तब भी एक ही बात है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आई की पावर 33 इंटू आई की पावर 32 अपॉन आई की पावर 34 इंटू आई की पावर 33, कितना आंसर हो गया? प्लस का आई माइनस का आई? प्लस का आई पक्का? तुक्के मत मारो, तुक्के मत मारो, कैलकुलेशन करो। तो 1/i² कितना होता है? फिर आई क्यों बता रहे हो? तुक्का मत लगाओ, मेरा काम है तुम्हारा दिमाग खोलना, क्वेश्चन रटवाना नहीं। अगर रट के चले जाओगे फेल हो के आओगे। भाई जाहिर सी बात है, ये तो कट ही गया। यहां आई की पावर 32 से 32 तक कट जाएगी, आई की पावर 2 बच जाएगी। i² का मान होता है -1, तो आंसर कितना आएगा? -1। बोलो, आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। 10वां सवाल, 135 इंटू आई टू द पावर 140 अपॉन आई टू द पावर 32 इंटू आई टू द पावर 141, करो। अगर कुछ काट पीट नहीं दिखती तो 4 से भाग दे करके शेषफल देख लो कितना बैठता है। बताओ जी कितना होगा? +1 आया तुम्हारा। भाई इस बात से तो मुझे एक बात पता चल रही कि इसकी वैल्यू बन गई -i। इस बात से मुझे पता चली कि इसकी वैल्यू बन गई -i, ठीक है। आई की पावर 32, आई की पावर 32 ऊपर जा करके ये वैल्यू कितनी बनेगी? देखो ध्यान से समझ लेना, नीचे छोटी है, भाग में है, ऊपर जाएगी तो 32 माइनस की हो जाएगी, तो आई की पावर कितनी बचेगी? 103। और यहाँ ये कितना है? माइनस के आई है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब 103 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। 25 चौका 100, 3 शेषफल बचेगा। ये हो गया आई की पावर 3, और यहाँ कितना चल रहा है? -i। क्लियर है? अब इस माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ यहाँ पे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -i की पावर 4, और i की पावर 4 कितना होता है? 1। अरे माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो आंसर कितना होगा? -1। इसका मान हो जाएगा 140 या 141, तो इसे 1/i नहीं कह सकते हम, और 1/i -i हो गया। तो यहां से हमें एक बात पता चली, सुनो ध्यान से, यहां से हमें एक और बात पता चली कि अगर i की पावर x है और नीचे बस a की पावर है x+1, इस फॉर्मेट में अगर कोई सवाल है तो इसका आंसर होगा -i। कितना होगा? -i। ये एक और ट्रिक बन गई। i की पावर x अपॉन i की पावर x+1, यहाँ x का मतलब कुछ भी नंबर हो, अगर नीचे उससे एक ज्यादा है तो आंसर होगा -i। जैसे अगर मैं कहता हूं i की पावर 135 अपॉन i की पावर 136, कितना आंसर होगा? कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो इस तरीके से इमेजिनरी नंबर्स के सवाल अगर आते हैं तो निकाल लोगे क्या, या एक आधे और कराऊं?
और करा दूँ एक आधे, इससे टप से कराऊँ, इसी में कंफ्यूज हो रहे पहले तो तुम। चलो देखते हैं अगले सवाल टप टप से थोड़े से। आई की पावर 172 प्लस आई टू द पावर 173 प्लस आई टू द पावर 25 अपॉन, कौन से नंबर का सवाल आ गया? 11वां। आई टू द पावर 105 प्लस आई टू द पावर 106 प्लस आई टू द पावर 107। सोल्व इट। देखो 4 से भाग दे दो हर एक टर्म को, शेष पर निकाल लेना कितना आएगा, ठीक है। 4 से मैं 172 को भाग दूंगा तो कितना शेष पर आएगा भाई? देखो 4 चौक 16 और 4 तिये 12, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो मान कितना होगा इसका? 1। शोर नहीं भाई क्लास में? 1। बस रुक जा, वीडियो चल रही है भाई, इसमें भी शोर आ जाएगा तेरा। लगा हो गया क्लास में शोर करा रहे बच्चे। 1 हो जाएगा, ठीक है। आई टू द पावर 173, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो जाहिर सी बात है इसका मान 1 होगा, आई होगा, ठीक है, आई होगा ना, क्लियर है। आई टू द पावर 25, 4 छिक्के 24, 24 तक तो मान हो जाएगा 1, बचेगा एक और आई अपॉन, इसको बताओ कितना होगा? ये 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? आई बचेगा, ये कितना बचेगा? -1, और ये कितना बचेगा? -i। क्लियर है। आई से आई खत्म, ऊपर हो गया आपका 2i + 1, नीचे हो गया -1। इस माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं -1 - 2i। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है पहले रियल पार्ट लिखो और बाद में उसका इमेजिनरी पार्ट लिखो, क्लियर है। तो आंसर होगा -1 - 2i। तो अब यहां से इमेजिनरी नंबर को मैं लेकर के चला था, लेकिन इमेजिनरी नंबर को कैलकुलेट करते करते हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंच गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनने लग गए, तो अब हम एक काम करते हैं, बहुत पढ़ लिया इमेजिनरी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो जी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पहले से लिखा हुआ है। ऐसे नंबर्स जिसका एक वास्तविक भाग होता है और जिसका एक काल्पनिक भाग होता है, उन नंबर के सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सम्मिश्र संख्या का निकालते हैं हम एक मॉडुलस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मापांक। क्या कहते हैं? मापांक। मापांक का सिंबल होगा ऐसे, डिटरमिनेंट टाइप, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मोड जेड, और फॉर्मूला क्या होगा मापांक का? √(a² + b², मतलब वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z = 3 + 5i, 3 + 5i, तो इसका मुझे मोड जेड निकालना है। मोड जेड = क्या होगा? √3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 और 9 कितने हो गए? 34। तो मोड जेड कितना आ गया? √34, ठीक है। मोड जेड कितना आ गया? √34। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ? ये मॉडुलस हुआ, उसका मापांक हुआ। क्या हुआ? मापांक हुआ। क्लियर है। जैसे मैं कहता हूं z = 3 + 4i, दोनों माइनस के ले देता हूं मैं, -3 - 4i, इसका मोड जेड कितना होगा? √9 + 16 25, और ये हो जाएगा 5। स्क्वायर करेंगे फिर प्लस ही हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे है कोणांक, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सम्मिश्र संख्या, वो इस ओरिजिन के साथ में, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z,
z इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पड़ेगा और उस क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का कोई एंगल बनाएगा, कोणांक बनाएगा, थीटा बनाएगा, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ऐसा भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ऐसा भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और ऐसा भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो। क्लियर है बात यहाँ तक? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये 0 डिग्री है? जब यही लाइन घूम करके यहाँ आ जाती है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये π/2 एंगल है, π/2, ठीक है। जब यही लाइन घूम करके यहाँ आ जाती है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये पाई है 180, ठीक है। और जब ये लाइन यहाँ आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, 3π/2, और जब घूम के फिर वही चली जाएगी तो क्या होगी, 2π होगी। क्या होगी? 2π होगी, राइट। अब अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एंगल बनते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं इसमें? पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होते हैं दोनों के दोनों प्लस फॉर्म के, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ये वैल्यू होती है एक्स की, मान लो कोई भी पॉइंट है वो एक्स कोमा वाई की फॉर्मेट में रहता है। किसकी? एक्स कोमा वाई की। एक्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भुज, अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सकिसा। वाई को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कोटि, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, राइट। तो कोई भी पॉइंट है वो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूर चला और वाई का मतलब है कि वाई एक्सिस पे कितनी दूर चला, तो ये पॉइंट डिनोट करेगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे वे सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे, भाई एक्स इधर माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है, तो पॉइंट होंगे माइनस और प्लस वाले, माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो पॉइंट कैसे होंगे? माइनस माइनस के। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होंगे? एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, तो प्लस माइनस होंगे, ठीक है। इन पॉइंट से हमें क्या पता चलेगा? इन पॉइंट से हमें यह पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। इसलिए पॉइंट बताया मैंने तुम्हें ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, वो एंगल होगा थीटा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोणांक होगा, आर्ग्यूमेंट, जिसे मैं बताऊंगा अभी कैसे निकलता है आर्ग्यूमेंट, वो एंगल बनाएगा थीटा। कितना बनाएगा? थीटा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी बात, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट वाली ये वाली लाइन कौन सी है? पाई। एंगल बनेगा यहाँ थीटा करके, कुछ यहाँ बनेगा थीटा करके एंगल, ये वाला थीटा। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोणांक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होगा पाई माइनस थीटा। कितना होगा? पाई माइनस थीटा, ठीक है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे? पाई से ज्यादा हो गया इस बार, यहां देखो पाई से कम था इसलिए मैंने पाई में से थीटा माइनस कर दिया था। जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? पाई प्लस थीटा करेंगे। क्या करेंगे? पाई प्लस थीटा। या तो आंसर पाई प्लस थीटा से आएगा, या कई बार थीटा माइनस पाई से आ जाता है, थीटा माइनस पाई। क्योंकि जब एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो इस बार एंगल पाई से बड़ा हो जाएगा, और जब दो चीज़ों के बीच डिफरेंस लेते हैं तो बड़े में से छोटा घटाता है, ठीक है ना, बड़े में से छोटा, तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तो मैंने बड़े में से छोटा घटा दिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो आंसर पाई प्लस थीटा करके मिलेगा या थीटा माइनस पाई करके मिलेगा, वो हमें पता चलेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है, राइट। और जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, तो एंगल देखो इस वाले में प्लस है, इसका अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, तो हमें एंगल मिलेगा माइनस थीटा। कितना मिलेगा? माइनस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं कि आर्गुमेंट होता क्या है, कोणांक निकालते कैसे हैं, राइट। मापांक तो मैंने बता दिया, वास्तविक भाग का स्क्वायर एंड काल्पनिक भाग का स्क्वायर है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, रुको, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का कोणांक यानी आर्गुमेंट
तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा, मान लो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कोणांक थीटा इक्वल टू होगा भाई tan इनवर्स y अपॉन एक्स। कितना होगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। बोलो क्लियर है बात सभी को, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब नोट करो इन्हें, समझ में आई भाई बात सभी के, ठीक है। तो ऐसे सारे सवाल करने, एक बात ध्यान रखना, सिलेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है, खूब मेहनत करो इसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें होती है जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। चलो सवाल देखो अब इसके। पहला सवाल, मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं z इक्वल टू -3 प्लस 9i। इसका मुझे निकालना है क्या, आर्ग्यूमेंट। क्या निकालना है बच्चों, आर्ग्यूमेंट। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों तुम भी ध्यान से सुन लो, आर्ग्यूमेंट निकालना है, पूर्णांक, ठीक है। वीडियो तो पता नहीं तुम कब देख रहे होगे, कब तक तुम्हारे पास जाएगी, पर जब भी जाएगी सुन लेना। आर्ग्यूमेंट कोणांक कैसे निकालते हैं, कोणांक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। का मतलब है ऊपर इमेजिनरी पार्ट, नीचे रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट है 9 और ये कितना हो जाएगा नीचे 3, माइनस नहीं लेंगे, प्लस वाला ही लेंगे 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3। माइनस क्यों नहीं लेंगे, माइनस से हमें ये पता चलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। असल में माइनस वाला काम ना मैंने पहले ही वो फॉर्मूले जो लिखवाए थे ना 4 क्वाड्रेंट में, उसमें कर दिया, इसलिए माइनस लेने की जरूरत नहीं है। प्लस प्लस वाले ही लेने हैं। माइनस और प्लस से हमें ये पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में है ये कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में। कौन से में है, दूसरे में। और अगर दूसरे चतुर्थांश में होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया कितना, पाई माइनस tan इनवर्स 3। बताओ क्लियर है बात, tan इन 3, ठीक है। सेकंड, z इक्वल टू -√3 माइनस i। इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। सो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3 कितना होता है, पाई बाई 6। ये हो जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1 बाई √3। और चूंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है तो इसको हम लिख देंगे पाई प्लस पाई बाई 6। 6 और 1 7, तो आंसर होगा 7 पाई बाई 6। कितना होगा, 7 पाई बाई 6। हमें पता चला कि ये पहला पॉइंट भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल मैं आपको यहीं से आगे पढ़ाऊंगा, कोणांक से आगे, आर्ग्यूमेंट से आगे। एक बार दोबारा से बता दूंगा कल फिर से कोणांक होता क्या है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो इमेजिनरी नंबर्स पढ़े, इमेजिनरी नंबर को सोल्व कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा, राइट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ा, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।